अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ हिसाब किताब। एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हमने रिवीजन करना स्टार्ट किया है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज की क्लास में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें मैं आपको कोर्स आउटलाइन बता दूंगा और साथ ही साथ एक चैप्टर पे स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं आपके इस कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने चैप्टर हैं इम्पोर्टेंट, जो कि आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके जाना है लाजमी। इसमें से भी मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है जो हमें कवर करना चाहिए, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ये चैप्टर इंतहाई अहम है। 20 मार्क्स यहाँ से लाजमी आने हैं आपके पास। समटाइम 20 से अब भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 20 मार्क्स आपके पास लाजमी इस चैप्टर से आने हैं। इस चैप्टर में एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? देखिए, सिंपल वो आपसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एक स्टेटमेंट बनवा सकता है। वो आपसे ये भी कह सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बना के दे दें। साथ ही साथ वो आपसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवा सकता है। ये 3 तरह के रिक्वायरमेंट हमने जनरली डिस्कस कर ली। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। वो डेटा दे देगा आपको एग्जामिनर और आपसे कहेगा कि इसमें डिफरेंट तरह की कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करके बता दें। एग्जाम्पल वो कहते हैं प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करके बता दें। एग्जाम्पल वो आपसे कहेगा कि इसमें से मुझे कन्वर्जन कॉस्ट की कंप्यूटेशन बता दें। वो आपको डिफरेंट कॉस्ट दे देगा, जिसमें कुछ रेलेवेंट कॉस्ट भी होंगी और कुछ इररेलेवेंट कॉस्ट भी होंगी, और वो आपसे कहेगा कि इसमें से मुझे फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को कैलकुलेट करके बता दें। ये हो गई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट पूछ सकता है आपका एग्जामिनर आपसे। आपको पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बना के दे सकता है। उसमें से कुछ एलिमेंट, कुछ फैक्टर को वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा, हाइड कर देगा, और आपको रिवर्स वर्किंग के जरिए उसको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट। बहुत ही सिंपल सा आसान सा चैप्टर है ये, अगर समझ में आ जाए तो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा, इस चैप्टर की बुनियाद रखी गई है आपके पास। इसमें जो फैक्टर्स कंसीडर करते हैं हम, मटेरियल होता है, लेबर होता है, फैक्ट्री के ओवरहेड होते हैं। ये सिंगल कंपोनेंट्स हम इसमें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इसकी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो एक एलिमेंट की अकाउंटिंग है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है। यानी मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल की कॉस्टिंग का एक अलग चैप्टर है। लेबर की बात करें तो लेबर की कॉस्टिंग का एक अलग चैप्टर है। अब देखें, यहाँ पे लेबर में एक और कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग आवर्स का। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर बीबीए के अगर आप क्लासेस ले लें कॉस्टिंग से रिलेटेड, या किसी प्रोफेशनल बॉडी के आप एग्जाम देख ले, तो वहां पे लर्निंग आवर्स का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट किया जाता है लेबर की कॉस्टिंग के हवाले से। फिर हम बात करते हैं इसमें ओवरहेड्स की अकाउंटिंग। इसके बाद हमारे पास आता है जो चैप्टर है, वो कहलाता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। फिर हमारे पास एक और नया चैप्टर होता है यहाँ से रिलेट करते हुए, जो कि कहलाता है वेरिएंस एनालिसिस। यानी मटेरियल में अगर वेरिएंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, लेबर में वेरिएंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या वो मटेरियल में जो वेरिएंस आ रहा है वो क्वांटिटी का वेरिएंस है या प्राइस का वेरिएंस है, लेबर में जो वेरिएंस आ रहा है वो रेट का वेरिएंस है या एफिशिएंसी का वेरिएंस है। इस तरह से ओवरहेड्स के भी वेरिएंसेस यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। यानी ऊपर वाली बेसिस अगर आपकी अच्छी होंगी तो वेरिएंसेस एनालिसिस में भी आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ऑल दो के ये एक आइसोलेटेड में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बेस बन जाए तो फिर इसको करना बहुत ज़्यादा निहायत आसान हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इसमें जो कि हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या होता है, आज की क्लास में इसको कनेक्ट करवा दूंगा। ये जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हुए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो सारे प्रोसेस की अकाउंटिंग भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर हमारे पास एक और आता है चैप्टर, जो कि फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर होता है। इंतहाई आसान सा सवाल आता है, यहाँ से इजीली मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, हाईली रिकमेंडेड जो चैप्टर होंगे वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सेकंड नंबर पे, वेरिएंस एनालिसिस थर्ड नंबर पे, प्रोसेस कॉस्टिंग फोर्थ नंबर पे। ये वो चैप्टर है जो लाजमी आते हैं आपके पास एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं ओवरहेड एंड फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। उसके बाद फिर आपको प्रायोरिटी देनी है इन दोनों को, और मटेरियल कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग को भी आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन जो 5 की जो आपके टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिया, आपको उसको सबसे पहले प्रिपेयर करके साइड पर कर लेना।
आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारे पास, इस कॉस्ट अकाउंटिंग में की डेफिनेशन क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से किस तरह से डिफरेंशिएट करती है, उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो आप अज्यूम करें कि आप वो अकाउंटेंट है जो कि कॉस्टिंग करता है। कॉस्टिंग किस चीज़ की? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपको। प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? जनरली फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी। यानी इसका मतलब ये है कि आप वो अकाउंटेंट है जो फैक्ट्री में बैठा हुआ है और वहां से चीजों की प्रोडक्शन की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जो हेड ऑफिस में बैठ के आपके रिकॉर्ड्स बनने होते हैं। सेल्स कितनी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माल कितना कितना माल बिक गया, कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया। कॉस्ट अकाउंटेंट का ये काम नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटेंट का ये काम होता है कॉस्ट का कैलकुलेट करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना कि कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और रिड्यूस किया जा सकता है। ये हो गया थोड़ा बहुत आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंशिएशन। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसके पीछे प्रोसेस क्या चल रहा होता है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। हम इसको एग्जांपल से लेके चलेंगे। इसमें बहुत सारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जार्गन्स यूज होने, वो यहाँ पर आपको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में बता दूंगा वो क्या क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हम एक क्लोथ्स टू फिनिश गुड्स, यानी एक कपड़ा उठाएंगे, वहां से हम शर्ट्स बनाएंगे। एक पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से कपड़े से शर्ट्स बनता है, ये हमारा प्रोसेस चलेगा। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करेंगे? शर्ट्स बनानी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे और कपड़ा खरीद के आएंगे। आपने खरीद लिया, ये कपड़ा आपके लिए क्या है? क्या आप इसको एज इट इज सेल करेंगे? आंसर इज नो। आप इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। इसके इस कपड़े के जरिए आप कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, उसको शेप देंगे, और उस शेप देने से पहले क्या करेंगे? इस सारे कपड़े को किसी ना किसी प्रोसेस से गुजारेंगे और अल्टीमेट उसको फिनिश गुड्स की प्रोडक्ट शक्ल में लाके सेल कर रहे होंगे। तो जो आपने ये कपड़ा खरीदा है ना, ये आपके लिए स्टूडेंट इन्वेंट्री कभी नहीं होगा। इन्वेंट्री वो चीज होती है जो आप खरीद के आगे सेल कर रहे होते हैं, या वो चीज होती है जो आप प्रोड्यूस करने के बाद एज इट इज आगे सेल कर देते हैं। ये रॉ मटेरियल है, इसको आप एज इट इज सेल नहीं करेंगे, इसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। पहले तो आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर आपने क्या किया? इस रॉ मटेरियल को आपने क्या किया? कटिंग किया। ये जो आपने कटिंग किया ना, ये कहलाता है प्रोसेस। एक प्रोसेस से गुजार दिया इस कपड़े को, कटिंग वटिंग हो गई आपकी साइज वाइज। फिर आपने क्या किया? इस पे सिलाई करना शुरू कर दिया, यानी साइज के हिसाब से आपने इसको सिलाई करना शुरू कर दिया। ये हो गया आपका दूसरा प्रोसेस। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, तो फाइनली आपके पास वो शर्ट्स तैयार हो गए जो आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट नजर आते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म्स में फिनिश गुड्स। यानी यहाँ पर क्या मटेरियल, एक वर्ड यूज हुआ मटेरियल, दूसरा वर्ड यूज हुआ प्रोसेस, तीसरा वर्ड हुआ यूज हुआ फिनिश गुड्स। तीनों में डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गई। आगे बात करते हैं कि सर ये जो मटेरियल आपने यूज किया है, सर सिर्फ ये मटेरियल यूज नहीं हुआ होगा, सर ये जो शर्ट बनी है ना, शर्ट, इसके अंदर बटन भी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल लगे हुए हैं। तो सर वो तो नजर नहीं आ रहा, उसको तो आपने मटेरियल कहा नहीं है, अभी बता देते हैं बेटा। इसमें बटन्स भी लगे हुए हैं। वेरी गुड। एक और मटेरियल भी यूज हुआ है जो कि फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी मटेरियल है, वो है आपके पास थ्रेड्स। फिर इसमें एज इट इज तो कपड़ा नहीं बनाना, इसमें जाहिर सी बात है मशीन से भी एज इट इज नहीं गुजरा, ऐसे ही नहीं गुजर गया। इसके ऊपर कोई ना कोई वर्कर, कोई ना कोई लेबर लगी, उसने काम करके बताया है। तो इसमें जो आपके पास फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कुछ आपने लेबर हायर किए, उसने क्या किया? कपड़े को फिनिश गुड्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ लेबर ऐसे थे जिन्होंने इनडायरेक्टली इनकी हेल्प की है। मशीन में ऑयल और लुब्रिकेंट के लिए इनको रखा गया था, फिनिशिंग के लिए इनको रखा गया था, बटन और प्रेसिंग के लिए इनको रखा गया था। तो अब आपके सामने क्या हो गया? मटेरियल की भी मजीद काइंड्स आ गई और आपके पास लेबर्स की भी दो काइंड्स आ गई। अब समझते हैं कि मटेरियल और लेबर की दोनों काइंड्स हैं क्या। एक तो आपने कपड़ा खरीदा, ये आपका था रॉ मटेरियल, और ये आपका डायरेक्टली ये ट्रेसेबल था, शर्ट में डायरेक्टली नजर आ रहा था, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन जो बटन थे और जो थ्रेड था, वो डायरेक्टली आपकी शर्ट में नजर नहीं आ रहा, ट्रेसेबल नहीं होता डायरेक्टली। इन इन तमाम मटेरियल को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपको डिफरेंशिएशन समझ आ जानी चाहिए मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल की।
इसी तरह से हम बात करते हैं वो लेबर जो डायरेक्टली कपड़ा बनाने के लिए आपने असाइन की थी, जिन्होंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया आपके रॉ मटेरियल को जिसमें डायरेक्ट मटेरियल था और कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल को। तो एक लेबर वो थी जिसने आपके डायरेक्ट मटेरियल को आपकी शर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लेबर वो थी जिसने इसकी हेल्प की। तो जो डायरेक्टली आपके पास रॉ मटेरियल से रिलेटेड लेबर थी वो कहलाएगी डायरेक्ट लेबर, और कुछ लेबर वो थी जिन्होंने इनकी हेल्प की है या फिर इस फिनिश प्रोडक्ट्स में इनडायरेक्ट काम किया है, तो वो लेबर कहलाएगी आपकी इनडायरेक्ट लेबर। ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया। सर अब आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको ये सारी कॉस्ट पता होंगी तो ही आप इसकी कॉस्ट कंप्यूट करना सीखेंगे, तो ही आप इसकी कॉस्ट को कंप्यूट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपको इस कॉस्ट के जार्गन्स नहीं पता होंगे तो आप इसकी कॉस्ट को प्रॉपर वे में कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। अब बात करें, अगर हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट नजर आ रही है। सर एक डायरेक्ट मटेरियल है, एक डायरेक्ट लेबर है और 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म्स में उसको कहा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। यानी अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में बनाऊं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर 3 तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री के ओवरहेड्स। देख लेते हैं किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्यूट होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये जो मटेरियल लिखा हुआ है और जो लेबर लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है। उसके आगे लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, देखें फैक्ट्री ओवरहेड में 2 चीजें आती हैं आपके पास। एक, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे दे, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट अदर कॉस्ट हो, वो सारी की सारी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में चली जाएगी। फिर इसके अलावा अदर रेलिवेंट कॉस्ट, यानी अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन रेलिवेंट कॉस्ट होगी, उसका पार्ट बना देंगे। लेकिन अदर रेलिवेंट कॉस्ट में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोबारा शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग से आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की हेडिंग में प्रेजेंट कर दिया होगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होती है। अब हम जाते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करने की तरफ। केस 1 आपके साथ प्रेजेंट किया है। केस 1 में देखें एग्जामिनर ने क्या कहा आपको, डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज्ड किया है या कंज्यूम किया है। यूज किया है या कंज्यूम किया है, उसकी अमाउंट है आपके पास 50,000। लेबर आपने असाइन की है, उसकी अमाउंट है 60,000 और कुछ खर्चे आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स के लगे हैं 11,000। एग्जामिनर आपसे सिंपल कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होगी। यह बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं डाली हुई एग्जामिनर ने, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया जा रहा है। सोल्यूशन हमारा बन जाएगा इसमें, हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 50,000। फिर हम लिखेंगे इसमें डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू आ जाएगी 60,000 और फिर हम इसमें ऐड करवा देंगे फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू जो कि आ जाएगी 11,000। और जब हम इन तीनों का सम करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,21,000। ये आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल सिंपल सा केस था, पहला सवाल था, बिल्कुल बेसिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें। केस 2 आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, एग्जामिनर ने आपको कुछ कॉस्ट दे दी है और रिक्वायरमेंट में कहा है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आपको बनाकर देनी है। एग्जामिनर ने कहा आपके पास डायरेक्ट मटेरियल जो आपने यूज्ड किया है। अब देखें यहाँ पे याद रखिएगा, अगर परचेज का वर्ड लिखा होगा ना तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की वैल्यू चाहिए होती है, कंज्यूम की वैल्यू चाहिए होती है। जो आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज किया है या कंज्यूम किया है प्रोडक्शन के लिए, उसकी वैल्यू है 40,000। जो आपने डायरेक्ट लेबर असाइन की है उसकी वैल्यू है 65,000। जो आपने इनडायरेक्ट मटेरियल लगाया है उसकी वैल्यू है 11,000। जो आपने इनडायरेक्ट लेबर लगाई है उसकी वैल्यू है 5,000। और आगे लिखा हुआ है अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन उसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। फिर हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है फैक्ट्री के यूटिलिटीज के खर्चे 3,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 8,000 रुपीज। इसके बाद एक कॉस्ट आ रही है हमारे पास, चाहिए होगी सुपरविजन की कॉस्ट। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेते हैं इसकी। सुपरविजन की कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ये है 2,000। और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये है 11,500। आपसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बनाकर बता दें। तो पॉज करें वीडियो को
और एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करें इस सवाल को, फिर उसके बाद आप आके सॉल्यूशन को मैच कर लीजिएगा। मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन लाजमी आपको पॉज करके इसको सोल्व करना है खुद से कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है वो हमने एज इट इज ले लिया 40,000 का। जो डायरेक्ट लेबर असाइंड है वो हमने एज इट इज ले ली 65,000 की। और फिर हम इसमें ऐड करवाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे। अब फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास फैक्ट्री की यूटिलिटी का खर्चा आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के खर्चे कर लेते हैं इसमें ऐड। यहाँ पे लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8,000, हमने यहाँ से कंसीडर की है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ जो जो कॉस्ट हम उठाते जाएंगे। फिर हमने सुपरविजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट 2,000, ये हमने ये वाली कॉस्ट को कंसीडर कर लिया। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना दिया। फिर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ये दो कॉस्ट हमने यहाँ से उठा ली। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनती है। फिर फैक्ट्री में यूटिलिटीज के खर्चे आ गए। यूटिलिटीज के खर्चे हमारे पास आ गए 3,000 रुपीज, हमने एज इट इज यहाँ पे ऐड करवा दिए। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सपेंस को छोड़ दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। देखिए, जो ऑफिस का फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है ना, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। और हम पीछे पढ़ के आए, जितने भी रेलिवेंट कॉस्ट होगी ना उसको हम यहाँ पे कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। फिर रेलिवेंट कॉस्ट को हम लोग अपने आंसर में इग्नोर कर देंगे। आप चाहें तो नीचे एक नोट डाल के एग्जामिनर को बता दें कि डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू ऑफिस फर्नीचर इज नॉट रेलिवेंट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ये तमाम कॉस्ट को हमने ऐड करवा दिया। तो फैक्ट्री की अगर सारी की सारी कॉस्ट को हम ऐड करें तो बनती है 29,000। तीनों कॉस्ट को ऐड करवा देंगे। डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट लेबर 65,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 29,000। अगर हम तीनों को ऐड करवा दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का नंबर हमारे पास आ जाएगा, जो कि 1,34,000 होता है। यहाँ तक बात समझ आती है। अब केस 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप बाय स्टेप में इसमें टेक्निकलिटी ऐड करता जाऊंगा, साथ रहिएगा। केस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। केस नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 50,000। डायरेक्ट लेबर में देखें, एग्जामिनर ने एक गेम खेल लिया आपके साथ, क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया। फैक्ट्री ओवरहेड में भी क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया। और आपसे रिक्वायर्ड किया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बता दें। अगर ये लाइन लिखी हुई ना होती ना तो आप इस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते थे। आगे एग्जामिनर ने एक हिंट दे दिया आपको कि एज्यूमिंग डायरेक्ट लेबर इज 150% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। यानी इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल का नंबर है ना, इसको 150% कर दो तो आपके पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। और जो भी डायरेक्ट लेबर आ जाएगा उसका 50% ले लो तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो आए सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल 50,000। अब निकालना है डायरेक्ट लेबर। देखें, डायरेक्ट लेबर निकालने का तरीका क्या होगा हमारा। हमारा तरीका ये होगा, हम लिखेंगे 50,000, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 150% से, क्योंकि एग्जामिनर ने बता दिया कि 150% डायरेक्ट मटेरियल का ले लें तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी वैल्यू बन जाएगी 75,000। फिर हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जामिनर ने बता दिया है। जो भी आपके पास डायरेक्ट लेबर का नंबर आ गया ना 75,000, इसका 50% ले लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी FOH की। तो हमने 75 का 50% ले लिया तो 37,500 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर हम तीनों को ऐड करवा दें, सम करवा लें, तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो आ जाएगा आपके पास 1,62,500। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यहाँ पर आपको बात समझ आ गई। यहाँ तक आगे मूव करेंगे केस नंबर 4 की तरफ। वो थोड़ा सा टेक्निकल रखा हुआ है, इसको बिल्कुल लाइट सा स्लाइड सा टेक्निकल किया हुआ है। आए मूव करते हैं अपने केस नंबर 4 की जानिब। आगे 100% से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 50,000। और अगर आप तीनों को एडअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तीनों को एडअप कर ले, आपका आंसर आ जाएगा 1,62,500। उम्मीद करता हूँ ये चारों केसेस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।